हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व पेपर है उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके तहत जो है यह चौथा पेपर है। यह आपका 7 अगस्त 2019 के तृतीय पाली का पेपर है और इस पेपर में हम लोग जीके जीएस के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व के साथ इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार किया जाता है। इसके हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि इसके सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाए, जो कि आपको इससे संबंधित और जो प्रश्न पूछे उसे आप आसानी से हल कर सकें। तो यह जो है सीरीज बहुत ही यूजफुल है आप सभी के लिए, और एमटीएस के साथ और भी जो एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू होती है उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो इसलिए इस सीरीज में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं इस सीरीज का, जो कि 7 अगस्त 2019 के तृतीय पाली का पेपर है। और इसका क्वेश्चन जो है 1 है। देखते हैं कि भारत में पहली क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन है आपका अहमदाबाद, नासिक, मद्रास और बम्बई। तो इसका जो उत्तर हो गया बम्बई, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। इसे जो है 7 जुलाई 1854 को बम्बई में स्थापित किया गया था और उसका जो नाम था बॉम्बे शिपिंग मिल के नाम से इसे स्थापित किया गया था। और इसे जो है काओवासाजी नाना भाई डावर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, जो एक जो है पारसी व्यापारी भी थे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हुआ आपका विकल्प 3। दूसरा प्रश्न है कि डैश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कोड ब्रेकर को बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्रिटेन के नए 50 पाउंड नोट पर सुविधा के लिए चुना गया। अर्थात कहने का मतलब कि किसे जो है उस जो ब्रिटेन में जो इंग्लैंड में जो रुपये चलती है पाउंड, उस पर जो है किन्हें जो है चिन्हित किया गया या उसके नोट पर लगाया जाएगा। इसकी जो है यह करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के प्रश्न को जब भी करेंट पढ़ें तो इस तरह के फैक्ट पर ध्यान रखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, क्योंकि यह जो है आपको यह के आधार भी प्रदान कर रहा है कि कैसे हम समझें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो है 5 जुलाई 2019 को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने घोषणा किया कि कोड ब्रेकर और कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अग्रणी एलन जो ट्यूरिंग इनका जो है नाम था। अर्थात विकल्प 4 जो है यहाँ दिया हुआ है, इनके नाम को जो है इनके चित्र को जो ब्रिटेन के नए 50 पाउंड वाले नोट होगा उस पर जो है इनको लगाया जाएगा जो है। ठीक है, इनका जो बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ट्यूरिंग ने जो है ये तो एनिग्मा कोड क्या था, एनिग्मा एक कोड था, एनिग्मा कोड था। एनिग्मा कोड कर इन्होंने कहा क्या कि उस कोड को जर्मनी की सेना जो है अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए जो करती थी, जिसका इन्होंने जो है उस कोड को तोड़कर जो है ब्रिटेन के लाखों लोगों को बचाया जो है। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान था एलन ट्यूरिंग का। और इन्होंने जर्मनी के गुप्तीय संदेशों की जो कोडिंग थी उसका जो है इन्होंने जो है एक तरह से भंडाफोड़ किया और उसको जो है करके और ब्रिटेन के लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया। इतना ही नहीं, इन्होंने जो कृत्रिम बुद्धि को मापने के लिए एक ट्यूरिंग टेस्ट भी विकसित किया। तो इस प्रकार इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसको लिए जो है 5 जुलाई 2019 को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इनको जो है 50 जो पाउंड्स की जो नोट है उस पर जो है इनके चित्र को जो है वो शामिल करने के लिए जो है यह घोषणा किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया और यह करंट से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान रखें। तीसरा है प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित धातु की व्यवस्था करें। अर्थात यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्यवस्थित करें, यह प्रश्न है जो है। ठीक है, देखिए जो अभिक्रियाशीलता की बात कर रहा है या प्रतिक्रियाशीलता की बात कर रहा है, किसी धातु की धनायन बनने की प्रवृत्ति से संबंधित होती है। ऐसे तत्व क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है खोने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं। अर्थात जो है यह क्या होता है कि ये अभिक्रियाशील होते हैं और यह जो धनायन बनने की प्रवृत्ति से होती है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा खोने के लिए जो है तैयार रहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है कि इसके हिसाब से जो है कि वह जो है कौन सा इसमें जो सीरीज दिया गया है क्रम, वह जो है अभिक्रियता के घटते हुए क्रम में दे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रख लें, जो इसकी अभिक्रियाशीलता है अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है, अब देखेंगे तो सोडियम या आपको देखेंगे तो सबसे पोटेशियम को माना जाता है, उसके सबसे जो क्रियाशील होता है क्या होता है पोटेशियम, लेकिन उसके नीचे जो सोडियम, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है कि सोडियम ही सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। और उसके बाद जो है तत्व जो है उसके बाद जो आप देखेंगे कि सोना जो है एकदम बिल्कुल न क्रियाशील है, बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं होती है। उससे थोड़ा सा अधिक अगर आप देखेंगे तो चांदी आपको मिलेगा।
लेकिन अगर हम कुछ धातुओं को देखें अगर क्रम में, तो उसमें आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जैसे पोटेशियम हो गया, उससे कम जो है सोडियम हो गया, उससे कम जो है लिथियम हो गया, और जो है उसके बाद जो है आप कैल्शियम पाएंगे, उसके नीचे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके नीचे जिंक, आयरन, तांबा, चांदी और सोना सबसे कम में पाएंगे। तो ये इनका जो है क्रम है, इसका जो है इनका जो है एक क्रम है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है हो गए आपके पोटेशियम के नीचे जो है सोडियम हो गए। आप अगर ऊपर से आप देखते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले पोटेशियम हो गया, उसके नीचे सोडियम हो गया, उसके नीचे जो है लिथियम हो गया, उसके नीचे कैल्शियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके नीचे तांबा और उसके बाद जो है चांदी और उसके बाद सोना सबसे नीचे हो गया। तो यहाँ इस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ देखिए सोडियम हो गया, फिर जो है लोहा हो गया और चांदी और सोना सबसे लास्ट में हो गया। तो इस प्रकार यहाँ जो सही जो विकल्प हो गया, विकल्प 4 हो गया कि सोडियम जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया। फिर उसके नीचे तो अभी और से तब थे जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लेकिन यहाँ जो है नहीं ऑप्शन, लोहा है तो लोहा हो गया। और चांदी और सोना में देखें तो चांदी जो है थोड़ा क्रियाशील है, लेकिन सोना बिल्कुल ही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प 4 हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ सोडियम आया है तो सोडियम की चर्चा करते हैं कि सोडियम जो है इतना क्रियाशील होता है और इसको जो है मतलब मिट्टी के तेल में जो है रखा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री, कैग, आरबीआई के गवर्नर और प्रधानमंत्री। तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और इस काउंसिल में जो है राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो जो है इसके सदस्य होते हैं और वो जो शामिल होते हैं इसमें जो, ठीक है। और अब अगला देखते हैं शेष ऑप्शन इसमें। तो अब जीएसटी काउंसिल की बात हुई तो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लें। तो जीएसटी जो देश में 1 जुलाई 2017 से लागू है, ठीक है। क्योंकि पूछा जा सकता है कि यह कब लागू हुई। यह जो है वस्तु एवं सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जैसे पहले बहुत जो अप्रत्यक्ष कर थे बहुत सारे सबको एक जगह कर दिया गया है और एक ही अप्रत्यक्ष कर लग रहा है जिसे हम लोग जीएसटी कर कहते हैं। और वस्तु एवं सेवा कर जो 1 जुलाई 2017 से लागू है, ठीक है। तो इस प्रकार इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। कैग की बात करते हैं तो वर्तमान में जो कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि राजा जय एड्स निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है घुड़दौड़, बिलियर्ड, स्केट बोर्डिंग और गोल्फ, ठीक है। यह कह रहा है कि यह किस खेल से यह जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आंसर है आपका जो है स्केट बोर्डिंग, यह जो है स्केट बोर्डिंग से जुड़े हुए हैं। यह कह रहा है कि स्केट बोर्डिंग से जुड़े हुए थे। यह एडम्स एक अमेरिकी जो है स्केट बोर्डर थे और यह जो है या जेफियर प्रतियोगिता जो स्केट बोर्डिंग के सबसे कम उम्र के ये सदस्य थे उसमें जो है। लेकिन यह जो है इनका जो है 15 अगस्त 2014 को दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 3 हो गया। जो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो वायरस से होती है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। वायरस की बात हो रही है। विकल्प है आपका एक दाद, हैजा, खसरा और टाइफाइड, ठीक है। तो यह जो है जो खसरा है यह वायरस से होती है, विषाणु जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं। तो विषाणु से होने वाले जो और रोग हैं उसमें हम देखें तो चेचक है, खसरा है, पोलियो जो होता है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रखें। और इससे और भी है, इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि इस प्रश्न जब पूछा है तो हो सकता है और भी चीज़ों के बारे में पूछे। देखिए यहाँ जो दाद है, दाद, खाद, खुजली जैसे हम लोग कहते हैं, तो यह जो है कवक के से होता है। और हैजा जो है देखिए दूषित जल के यूज से होता है। टाइफाइड जो है दूषित जल और भोजन से होता है। और उसमें जो है आप देखेंगे कि यह बैक्टीरिया के रूप में देखें तो वहाँ पर सैल्मोनेला जीवाणु होता है, उसके दूषित जल और भोजन ग्रहण करता है आदमी, तो वहाँ जो है उसे यह सैल्मोनेला जीवाणु जो उत्पत्ति होती है और वो उससे जो है होता है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया आपका इस प्रश्न का कि वायरस से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वायरस का उत्तर हो गया विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ललित अकादमी और संस्कृत संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो यह जो है साहित्य अकादमी है,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है? तो इसका जो उत्तर हो गया आपका साहित्य अकादमी जो है। इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को हुई थी। यह दिल्ली में है। या भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के प्रति यह समर्पित है। भारतीय भाषाओं में यह जो है साहित्य को बढ़ावा देता है और ये 24 भाषाओं में प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है 1 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, यह जो दिल्ली में अवस्थित है। ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना जो है आपको 1954 में हुआ, ये भी दिल्ली में अवस्थित है। सांस्कृतिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र जो है इसकी स्थापना जो है 1979 में हुई थी, ठीक है। यह जो है शिक्षा से जो है भाषा को या जोड़ने का में जो है संस्कृति को जो है जोड़ने में अपना यह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रश्न का जो साथ है इसका आपका उत्तर हो गया है विकल्प 1। निम्नलिखित में से किसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है? ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि किसे जो है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो वायल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम और जन संरक्षण का नियम कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि इसे जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसका जो उत्तर हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह जो है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है। अर्थात यह जो कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के जो है यह है कि ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होती है न ही क्षय होता है, बल्कि इसका केवल जो है रूपांतरण होता है। अर्थात यह जो संबंधित है यह जो है आपको ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर वायल के नियम है, यहाँ पर चार्ल्स का नियम है। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या चीज़ है। जैसे वायल कहता है, वायल के नियम के अनुसार जो है आप देखेंगे तो स्थिर ताप पर यह जो नियम है इस कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है एवं दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है नियम पूछ दें, ठीक है। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर जब किसी आदर्श गैस के निश्चित भार का आयतन उस गुणांक के द्वारा घटता या बढ़ता है जिसके द्वारा उसका ताप परम ताप पैमाने पर परिवर्तित होता है। यह है चार्ल्स का नियम। और इसके अनुप्रयोग के रूप में अगर देखें तो जैसे रोटी का फूलना, हाइड्रोजन के गुब्बारों का फूटना, ये सब जो है इसके अनुप्रयोग के रूप में आप चार्ल्स के नियम के देख सकते हैं। तो इस जो प्रश्न हो गया ओवरऑल, इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प बी, जो तो कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है, तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो है विरासत स्थल का टैग मिला है? देखिए दोस्तों, जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है तब से मैं कह रहा हूँ कि यूनेस्को से संबंधित जो भी अपडेशन हो उसे आप ध्यान में रखें, और जो भी लिस्टेड इस सूची में शामिल किया जा रहा हो उसे आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी सेट देखा सब में देखें कि उससे ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग ध्यान देते रहें ताकि जो है क्वेश्चन जो पूछे तो आप एक क्वेश्चन कम से कम आपका क्लियर पहले से हो कि हाँ कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन इस बार आ रहा है, पहले आप कन्फर्म हो जाए। तो यूनेस्को से संबंधित जो भी अपडेशन हो आप उसे ध्यान में रख के तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन है कह रहा है कि भारतीय शहर को यूनेस्को विरासत स्थल में जो है ये शामिल किया गया। तो ऑप्शन है आपका अहमदाबाद, मुंबई, आगरा और भोपाल। तो यहाँ जो इसका उत्तर होगा विकल्प 1 होगा, अहमदाबाद जो है। इसे जो है जुलाई 2017 में विरासत स्थल के रूप में जो है इसे शामिल किया गया जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुंबई है, तो मुंबई का जो विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल जो है इसको जो है 2018 में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। और जो है जयपुर जो गुलाबी शहर के रूप में तो उसे 2019 में एक, ठीक है। और आगरा की जहाँ तक बात है तो आगरा की जो किला है और वहाँ ताजमहल है इसको जो है 1983 में जो है इसे यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया। कब? 1983 में, 1983 में जो है उसे शामिल किया गया जो है। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखें, 2021 में जो रामपब्बा मंदिर है और धौलावीरा को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार अब यूनेस्को की जो विरासत स्थलों की सूची है उसमें जो टोटल हो गए हैं अब 40 हो गए हैं। तो याद रखेंगे इसमें कितने हो गए? 40 हो गए हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि 2021 में जम्मू कश्मीर को जो है यूनेस्को ने क्रिएटिव शहर के रूप में उसे शामिल किया है, जिसकी पूछे जाने की आगे एग्जाम में बहुत संभावना है। तो इसलिए आप इसे भी ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है विकल्प 1 है, अहमदाबाद। बाकी हम लोगों ने इससे संबंधित जो जानकारी थी एक्स्ट्रा उसको हम लोगों ने जाना, जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। अगला है कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर, आयन मंडल और मेसोस्फीयर। तो यह जो है
आप देखेंगे तो यह समताप मंडल में अवस्थित है। यह समताप मंडल आप जानते हैं कि वायुमंडल की परत है जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक जो है इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और यह जो है इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे यह जो है यहाँ शांत वातावरण होता है समताप मंडल में, और यह जो है यह वायुयान यात्रा के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है, अर्थात यहाँ वायुयानों के लिए जो है यह अनुकूल होता है यह वायुमंडल की परत जो है। अब यहाँ सवाल है कि ओजोन की परत जो है, तो ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी जो अधिक सागर ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है, ठीक है। और यह जो है ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक किरण होती है उसे जो है यह बचाती है, मानव को बचाती है। तो ओजोन गैस की जो वायुमंडल जो समताप मंडल में जो परत अवस्थित है उसे जो है अवस्थित है उसे हम सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है, जो क्या होता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और मानव को त्वचा कैंसर आदि होने से जो है बचाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ओजोन गैस है या जो परत है ओजोन गैस की जो परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। इसे आप ध्यान रखें क्योंकि इसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यह इन्वायरमेंट से संबंधित भी है और आपके जो वायुमंडल की जो परत है उसे भी संबंधित है। ट्रोपोस्फीयर जो आपका क्षोभ मंडल जो मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल जो या मध्य मंडल के ऊपर पाई जाती है, और मेसोस्फीयर जिसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है। इस आयन मंडल में यहाँ जो है आयनीकृत हो जाती है, यहाँ जो है जो वायु की परतें होती हैं यहाँ आयन के रूप में टूटती है, इसलिए इसका नाम जो है आयन मंडल हो गया जो है। ट्रोपोस्फीयर जो मौसम संबंधित सारी घटनाएं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्षोभ मंडल को लेकर जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मौसम संबंधित सारी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है, तो वो हो गई ट्रोपोस्फीयर, और जो है इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और समताप मंडल हो गया जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, और जिसमें जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है, और यह जो वायुयानों के या यातायातों के लिए जो है अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, ठीक है। तो यह जो यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो जो यह हम्बनटोटा बंदरगाह है यह श्रीलंका में अवस्थित है, जिसे जो है मंगमपुरा महिंद्रा राजपक्षे बंदरगाह भी कहते हैं। यह समुद्री बंदरगाह है जो कोलंबो के बाद दूसरा बंदरगाह है जो है। इसे जो है 18 नवंबर 2010 को पहले जो है इसका पहला चरण जो है यहाँ खोला गया था, और यह हमेशा चर्चा में रहता है, तो इससे जो है आप ध्यान में रखेंगे इसको जो है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गुणवत्ता चिन्ह है वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 एगमार्क कृषि उत्पाद, हॉलमार्क चांदी के आभूषण, एफपीओ जो है प्रसंस्कृत जो है यह खाद्य उत्पाद, ISI अर्ध जो है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह जो ऑप्शन है यहाँ विकल्प जो 4 नंबर जो है यह जो है सुमेलित सही नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया जो है, ठीक है। जो ISI जो है एक भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है जो कि यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित पर यह जो है भारतीय मानक के यह अनुरूप है, अर्थात यह उत्पाद को यह सर्टिफाई करता है। ISI मार्क जो है 1955 से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए यह मानक चिन्ह है, ठीक है, जो ISI है। तो यहाँ जो ये कह रहा है कि अर्थ प्रस्कृत यह जो सुमेलित नहीं है, यह औद्योगिक के लिए एक औद्योगिक जो उत्पादों के लिए जो है एक मानक चिन्ह है। 1 जनवरी जो है 1987 को राष्ट्रीय मानक निकाय का नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे मान्यता प्राप्त प्रमाणन है जो, तो इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा जानकारी थी ये भी जाने आप, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछे। अब विकल्पों पर हम शेष विकल्पों पर चर्चा करें उससे पहले आप इस प्रश्न का विकल्प जो जान गए, और उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 सही है, ठीक है। तो जो एग मार्क है कृषि उत्पादों से संबंधित है। हॉल मार्क आप जानते हैं कि सोने चांदी आभूषणों पर समझिए कि आभूषणों के लिए जो है हॉल मार्क यूज किया जाता है जो उसकी शुद्धता को बताता है। कृषि उत्पाद के लिए वो एग मार्क हो गया, और एफपीओ जो है वो प्रसंस्कृत जो है वो खाद्य उत्पाद होता है उसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका 8, 12, 5 और 7। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होते हैं इसमें जो 10 जो है गैर अस्थायी, ये इसको कहें कि जो अस्थायी जो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है उसके लिए जो है इनको चुना जाता है जो, और इसके 5 जो सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी हो गए और जो है 10 जो है अस्थायी हो गए, जिन्हें जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इन्हें चुना जाता है जो, ठीक है।
इसका जो गठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो है यह अंग है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन 1945 में हुआ है और इसका जो मुख्यालय हुआ न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अब इसके जो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसे आप ध्यान में रखें क्योंकि यह जो है कभी पूछ सकता है। तो इसमें आप देखें तो रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन है आपका विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अभिवहन। ठीक है, तो यहाँ जो इसका उत्तर होगा आपका अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़े होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, तो यही जो घटना है जो तारों को टिमटिमाने का मुख्य कारण है। जैसे आप देखें तारों का टिमटिमाना, क्योंकि तारे जो अंतरिक्ष जब क्योंकि आते हैं धरातल पर, उसकी जो किरणें आती हैं तो उसे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। तो वायुमंडल में कहीं जो है उसे सघन और कहीं विरल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि वह जो किरणें चलती हैं तो उससे जो क्या होता है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देती है और जिसके कारण जो है वह हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो यह जो घटना होती है यह किस घटना के कारण हो गई, तो यह हो गई अपवर्तन के कारण हो गई। जैसे आप इसका और उदाहरण में देखें, जैसे आप देखेंगे कि पानी, बाल्टी से भरी पानी में कोई अगर छड़ हो और वह हमें थोड़ा उथली दिखाई देती है, तो वो किस कारण से होती है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया कि तारे का टिमटिमाना किस बड़ी घटना के कारण होता है, तो वो हो गया अपवर्तन, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है यह घटनाएं जो है घटती है जो। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि जैसे विवर्तन दिया है, तो प्रकाश का जो होता है क्या कि जो अवरोध के किनारों पर जो है मुड़कर एक छाया में प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो एक जो क्षेत्र बन जाता है छाया क्षेत्र, तो उसके प्रवेश करने की जो घटना होती है उसे हम विवर्तन कहते हैं। और परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण पड़ी और किसी वस्तु पर, अपारदर्शी वस्तु पर, और वह लौट कर मानव की आंखों में पड़ती है तो उसे हम इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। और अभिवहन में जो है यह जो है यहाँ जो है यह बीच किया गया है कि जो प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए किसी का क्षैतिज एक तरह से प्रवाह भी होता है, उसे को हम अब यहाँ पर देख सकते हैं जो है चीज़ों का। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो मेनली जो उत्तर हो गया यह हो गया अपवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, मुमताज अली, दीनबंधु मित्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका विकल्प 3 हो गया, दीनबंधु मित्र हो गया जो। ठीक है, नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे 1858-59 में दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक लेखक के छद्म नाम से 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। इसके जो फरवरी नील विद्रोह बंगाल में 1859 में नील विद्रोह हुआ था, जिसमें किसानों ने ब्रिटिश राज के अंतर्गत शोषणकारी नील की खेतों को मना कर दिया था। उसका जो है इसमें जो है यह विवरण है, इसमें आप देख सकते हैं। तो नील मेन है यहाँ पर कि नील दर्पण जो पुस्तक है इसके जो है लेखक जो है यह कौन है, तो इस नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं यह हो गए आपके दीनबंधु मित्र हो गए जो है। ठीक है, यह जो है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कब जो है 1858-59 में जो है यह लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है। नील दर्पण यह एक बंगाली नाटक है, यह क्या है, एक बंगाली नाटक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आपका उत्तर हो गया विकल्प 3। अब देखते हैं शेष विकल्पों को। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर को देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार एवं संस्थापक थे। ठीक है, और यह जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के स्थापना में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ईश्वरचंद, फिर देखें ईश्वरचंद विद्यासागर को। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है आप जानते हैं कि इनके प्रयास से, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 लागू किया गया ये इन्हीं के प्रयास से आया था। तो इस प्रकार इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है इसमें जो है 1856 जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ उसमें इनका महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार जो है आप इनके बारे में भी जानें क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस प्रकार से होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प 3 है, दीनबंधु मित्र द्वारा जो है नील दर्पण लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि मोबाइल ऐप सी विजिल को लॉन्च किया गया है नागरिकों को ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए, नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने के लिए, नागरिकों को ऑनलाइन आयकर दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए। तो इसका जो उत्तर है आपका विकल्प 2 है। इसका जो उत्तर है विकल्प 2 है।
यह जो है जैसे भी जो ऐप है एक एप्लीकेशन है, सी विजिल जो है या ऐप है, एक एप्लीकेशन है, ऐसे कहिए। इसमें क्या होता है कि यह मुख्य जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जिसे लागू किया गया है इस ऐप को, और ये से जो है नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर यह जो है रिपोर्ट करने में सक्षम है। कहने का मतलब है कि इस ऐप के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में चुनाव हो रही हो तो चुनाव के समय अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो तो उससे संबंधित जो आम नागरिक इस पर जो है कोई शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो है इस ऐप को चुनाव के समय जो है उसमें आचार संहिता जो निर्वाचन आयोग लागू कर दी है, आदर्श आचार संहिता, उसमें जो है पारदर्शिता अर्थात उसका उल्लंघन न हो, इसके लिए इस ऐप को लागू किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत ने 3 जुलाई 18 को सी विजिल नाम से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस प्रकार या इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जब भी चुनाव होता है कभी भी तो इसमें जो है इसकी चर्चा होने लगती है कि निर्वाचन आयोग ने यह ऐप जारी किया है और इसको एक्टिव किया है, अब इस पर आप शिकायत कर सकते हैं चीज़, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो ये किससे संबंधित है? आचार संहिता के उल्लंघन के समय शिकायत से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प 2 हो गया। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास और उड़ीसा। आप जानते हैं कि वर्तमान में 25 जो है उच्च न्यायालय हो गए, तो यह जो अंडमान निकोबार है यह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है जो है। इसमें अब देखेंगे तो जैसे पश्चिम बंगाल का हो गया और अंडमान निकोबार का, यह जो है मुख्यालय यहाँ जो उच्च न्यायालय का जो मेन पीठ है वो अवस्थित है, और इसका जो खंड पीठ है वह जो है पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो 2019 में इसका जो अमरावती बनी है उच्च न्यायालय वहाँ अवस्थित है। मद्रास का हम देखें तो यहाँ जो है तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो है यह क्षेत्र इसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय का कार्य होता है। उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है इसका जो है यह कटक में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वह हो गया कलकत्ता। यहाँ जो है कलकत्ता जो है के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प 2 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि बाब अल मंडप जल संधि किस जल निकायों को जोड़ती है? ठीक है, यह जो है किस जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका जो आपका आंसर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, बाफिन की खाड़ी और लेब्रोडोर की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 3 हो गया। यह जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अल मंडप जल संधि जो है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, यह अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न ऑफ जिब्तो इंडिया के बीच स्थित है, और यह जो है एक महत्वपूर्ण जो है जल संधि है। जल संधि क्या होता है कि यह एक संकीर्ण क्षेत्र जैसे 2 जलीय क्षेत्र को है जोड़ने का यह काम करती है। इसे समझिए, इसको नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो है आप एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर जो है हार्मुज जल संधि अवस्थित है। ठीक है, यह जो है ओमान और ईरान क्षेत्र पर जो है अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो मेनली क्वेश्चन जो पूछा रहा है ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, और यह जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाब अल मंडप जल संधि किस जल निकायों को जोड़ती है, तो यह आपको हो गया आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी को यह जो जोड़ती है। ठीक है, नाम है जल संधि, 2 जल निकायों को जो जोड़ती है। तो इस प्रकार इस विकल्प इसका जो उत्तर का विकल्प 3 हो गया। जो निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है स्वतंत्रता, सहनशील, समप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता भी शामिल है, समप्रभुता भी शामिल है, धर्मनिरपेक्षता, लेकिन ये जो है सहनशीलता इस शब्द का जो है इसमें शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया जो है। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो यह ध्यान रखिएगा कि यह जो है प्रस्तावना के संबंध में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से आपका विकल्प 2 हो गया, क्लियर हो गया कि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता, संपूर्ण शामिल है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं। और 42वें संविधान का मेनली जो है इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है
जो 42वें संविधान संशोधन हुआ इसके तहत जो है इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे, क्योंकि पूछता है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और केशवानंद भारतीवाद में जो है 1973 का जो केशवानंद भारतीवाद है उसमें जो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया? तो ऑप्शन आप एक बार देख लें, सैयद अहमद खान, एस सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इस जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो है अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया जो है। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह जो है क्या होता, यह जो हुआ था मेनली सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के बाद जो है एक सभा का आयोजन किया गया था और उसमें जो है जनरल ओडार ने इसमें जो लोग एकत्रित थे और यह जो मेनली जो रॉलेट एक्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो जो रॉलेट एक्ट भी 1919 में पारित हुई थी तो उसके खिलाफ, और ये जो गिरफ्तारी जो हुई थी उसके खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था कि लोगों ने का एक भीड़ जो एकत्रित हुआ था और उस पर जो जनरल ओडार ने जो है गोली चलवाई थी। और इसी कांड को हम लोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यह जो घटना हुई आपको जो है 13, यह जो घटना है आपको जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है और जनरल ओडार ने इस पर जो है गोली चलवाई थी, जिसमें जो है कितने लोगों की जो है यह जानें चली गई। तो इसी कांड को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और इसे आहत होकर जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि को जो है लौटा दिया। और इतना ही नहीं, इसी समय जो है इसके लिए जो है एक हंटर समिति का जो है गठन किया। हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार ने एक जो है समिति का गठन किया जिसे हंटर समिति कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किससे संबंधित है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, ऑप्शन है बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। तो इसका जो ऑप्शन है बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, क्रिकेट आप जानते हैं कि यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल यह रूस और फ्रांस का जो है यह राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर वो क्लियर हो गया। और इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखें आप। कह रहा है कि अंतरिम बजट 2019 में घोषित समान वर्ग के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े को दी गई सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का कितना? देखिए यहाँ जो है यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए 0. यह एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि इसमें एक चीज़ और भी जब पीछे हम ये कर रहे थे तो वहाँ भी इसमें जो क्वेश्चन पूछा ऑप्शन जो दिया गया इस का जो अंक वाला, इसका पूछने का तरीका अलग है बिल्कुल। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो उत्तर है विकल्प 2। देखिए 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से EWS जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको जो है सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब देखिए इसे जो दिया गया है यहाँ जो 0.1 का मतलब 0.1, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम 10 कहते हैं। अब इसे जब हम परसेंटेज में करते हैं तो यह क्या होता है कि यह 10 कट जाता है और यह 10 बचता है। तो इस प्रकार जो है यह 10% को जो है यह बता रहा है कि यह कितने। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर हो गया यह विकल्प आपको जो है 2 हो गया। तो इस को जो है किसके तहत जो लाया गया, यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह जो है 10% जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से पिछड़े को दी गई सरकारी नौकरियों में आरक्षण, या इसे EWS कहें, या समान वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़े रूप में सरकारी नौकरी और शिक्षा में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो वह जो है 103वें संविधान संशोधन है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, और वह जो है कितना है? तो 10% है। कितना है? 10% है। तो इसका उत्तर का विकल्प 2। प्रसाद योजना कह रहा है कि प्रसाद योजना और आध्यात्म तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव किस मंत्रालय के तहत जो है यह शुरू की गई है? तो इसका जो ऑप्शन है आप देखिए विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। यह जो है तो इसका जो उत्तर है आपका 2 हो गया, पर्यटन मंत्रालय। यह जो पर्यटन मंत्रालय जो है, ठीक है, यह जो है आप देखें तो इसका जो है तो तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। जो इसके अगर पूर्ण रूप को देखें तो इसका जो ये 2014-15 में शुरू किया गया। और यह क्या करता है कि तीर्थ
स्थलों की पहचान करता है, उसे पर्यटन को इसके माध्यम से जो धार्मिक तीर्थ स्थल है उसे जोड़कर और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका जो है मूल उद्देश्य है। ठीक है, इसके माध्यम से उस क्षेत्र का जो तीर्थ स्थान है उसका जो विकास भी किया जा रहा है और इसके तहत जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका जो है यहाँ मेनली पूछने का उद्देश्य था कि यह किस मंत्रालय के द्वारा है, तो यह आप ध्यान रखिए, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसकी शुरुआत जो हुई 2014-15 में हुई है और यह क्या करता है कि धार्मिक तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाता है इसके तहत और जोड़कर और वहाँ विकास भी किया जाता है और सबको जो है जोड़कर एक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? देखिए, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसे हम लोग प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस तरह से हम उसे बांटते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वह प्राथमिक गतिविधियाँ, तो प्राथमिक गतिविधियों में जो प्रकृति से डायरेक्ट संबद्ध जो गतिविधियाँ होती है वही शामिल होती हैं। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो यह जो है आपकी प्राथमिक गतिविधियाँ होगी। लेकिन जो निर्माण कार्य हो गया, उद्योगों का निर्माण, ये सब जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, तो यह जो द्वितीय क्रिया होती है। तो यहाँ जो आपका विकल्प हो गया 2, जो निर्माण जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है या गतिविधियों में जो लोग काम करते हैं, उस काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं रेड कलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसे आप ध्यान में रखें कि हो सकता है कहीं पूछ दे, तो इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कालिको के रूप में क्या जाना जाता था? पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए, क्योंकि ऑप्शन है कोयला, चावल, लोहा और कपास। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 अर्थात कपास। तो ठीक है, जो ये कैलिको होता है इसकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण पश्चिम भारत में ही हुई थी। ठीक है, यह जो है एक कपड़ा के नाम से यह जुड़ा हुआ है। तो यह जो है मेनली एक कपड़ा के नाम से जाता है। और कैलिको के जो होता है ना, कैलिको को एक सादा बुना हुआ कपड़ा होता है जो है पूरी तरह से कपास से नहीं बनाया जाता है, लेकिन यह कपास से संबंधित होता है। उसमें जो है और चीज़ मिले होते हैं और यह कपड़ा का नाम जो है मूल निवासी केलियन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत और यूरोप के बीच कैलिको एक महत्वपूर्ण जो है वस्तु थी। अर्थात जो कपड़ा की जो बात है, तो जो कपड़े बनती थी उसको पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान जो है कैलिको के रूप में इसे ही जाना जाता था। तो इस प्रकार यहाँ जो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो कपास है, तो यह कपास क्योंकि यह एक वस्तु होती थी जैसे कपड़ा जो निर्माण था, और यह जो 17वीं और 18वीं सदी में भारत और यूरोप में यह मेनली वस्तु के रूप में ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने टोटल 25 प्रश्न को देखा और इस प्रश्न के माध्यम से हम देखें कि हम लोगों ने लगभग जो प्रश्न है उसे तो सॉल्व किए ही, साथ ही हम इससे संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्टों को जाने जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा जो प्रश्न जो भी एक्सप्लेन हुए हैं यह जो है आपको अतिरिक्त प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सहायक है। तो इसलिए इस सीरीज में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसे अपने दोस्तों के बीच जो शेयर करें और इसका जो है लाभ उठाएँ। और जो अप्रैल 2023 जो परीक्षा होने जा रही है इसमें आप जो है जीके और जीएस वाले सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करें और अपनी जो रिजल्ट को सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।